हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए जो एकदम लेटेस्ट आरटीपी आई है सीए फाइनल ऑडिट के लिए, दैट इज़ फॉर मई 25 अटेम्प्ट, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम हमारे जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डू आवर केस स्टडी क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो जाके फटाफट से लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ ऐसे वीडियोज़ आप लोग के लिए आते रहेंगे। अब बिना हम किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर अपन। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, question number 9. Measures Jin Kushal and Company has been appointed as an auditor of SC Limited for the financial year 23-24. CA Jin, one of the partners of Measures Jin Kushal and Company, completed entire routine audit work by 19 June. Okay, उसने अपना सारा audit का work 19 जून को खत्म कर लिया. Unfortunately, on the very next morning, while roving towards office to sign final audit report, he met with a road accident and died. Oh, मतलब उसने audit report sign नहीं करी और उससे पहले ही उसकी death हो गई. C. Kushal, another partner, therefore signed the accounts of SC Limited without reviewing the work performed by CA Jin. State the with reasons whether CA Kushal is right in expressing an opinion on financial statements, the audit of which is performed by another auditor. देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पार्टनर ने पूरी ऑडिट करी थी, लेकिन वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले उसकी डेथ हो गई। तो क्या जो दूसरा पार्टनर है, दूसरा मतलब दूसरा फर्म का, मतलब सेम फर्म का दूसरा पार्टनर है, क्या वो उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है क्या? देखो अब डेथ हो चुकी है तो ऑब्वियसली दूसरे पार्टनर को ही साइन करना पड़ेगा, लेकिन साइन करने से पहले उसको ये देखना पड़ेगा, उसे पूरा रिव्यू करना पड़ेगा एक बार ऑडिट वर्क को कि क्या क्या काम हुआ है, क्या वो एज पर स्टैंडर्ड्स हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई उसे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, वो ये नहीं बोल सकता क्या मेरे जो कुलीग थे, मेरे जो डिसीज्ड पार्टनर थे, उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तू साइन कर रहा है, तुझे देखना पड़ेगा कि सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर दी लॉज एंड रेगुलेशंस इसमें कंपनी ने कंप्लाई करा है, हमने सब चीज़ें एज पर स्टैंडर्ड्स करी है, नहीं करी है, सब चीज़ें रिव्यू हुई है, नहीं हुई है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम एंगेजमेंट पार्टनर बन चुके हैं और एज पर एंगेजमेंट पार्टनर हमें सब चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो अब आपको समझ में आ रहा हो, इसमें बेसिकली हम ऑडिट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक पार्टनर जा चुका है तो दूसरे पार्टनर को ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये पर्टिकुलर एंगेजमेंट की बात हो रही है। अगर हम पर्टिकुलर एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑडिट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्टैंडर्ड अपने पे लगेगा? ऐसे 220 ऑडिट क्वालिटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को इसका आंसर देना है। तो इसमें अपना क्या आंसर आएगा? देखो एक अलग से पॉइंट, मतलब आप कह सकते हो ये पॉइंट है, रिव्यू ऑफ वर्क बाय एंगेजमेंट पार्टनर। आप अपना मॉड्यूल जाके चेक करोगे, मॉड्यूल में ये पैराग्राफ नहीं गिवन है, वहाँ पे ये सारे पॉइंटर्स नहीं गिवन है। तो आपको लोगों को लगेगा अरे भाई मॉड्यूल के बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई देखो, मैंने ये पहले भी बताया, जनरली आईसीआर नहीं पूछता है, और अगर आईसीआर पूछ भी रहा है तो उसे भाई आरटीपी में पूछा है, तुम आरटीपी से तो कर सकते हो ना। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास अभी भी 1.5 महीने के आसपास का टाइम है, तो तुम लोग आराम से जो भी कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है वो आईसीआई ने आरटीपी में ही तो पूछा है, तुम वहां से उसे कवर कर सकते हो। तो ये डरने की जरूरत नहीं है भाई, ये आउट ऑफ मॉड्यूल कोई चीज आ चुकी है, भाई आया है लेकिन आरटीपी में आया है। आईसी ऐसे ही करता है, कुछ भी नया देना होता है वो आरटीपी में, एमटीपी में देता है, ताकि बच्चे उसे पहले से ही कवर कर सके। ऐसे नहीं कोई नया बम फोड़ दिया जाकर कि क्वेश्चन पेपर में, नहीं, जनरली नहीं होता है, और होता भी है तो 5-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, उससे आपके बाकी पेपर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। देखो ऑडिट में आप वैसे भी 100 मार्क्स नहीं ला सकते, आज तक कोई भी नहीं ला पाया। हाँ 90+ मार्क्स बहुत बच्चों के आ रहे हैं आजकल, लेकिन 100 तो कोई नहीं ला सका है। तो आपको ये मैनेज करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सको। कहते हैं ना, एम फॉर द मून यू विल गेट स्टार्स। तो आपको यही करना है कि आपको एम फॉर द मून, यानी आपको 100, मतलब एम तो ऐसे करना है भाई मुझे तो मैक्सिमम मार्क्स लेके आने 90+, 95, 100 मार्क्स। लेकिन अगर आपके उसमें आपने इतना अच्छा एम रखा है तो आप एग्जामेशन तो आराम से ले आओगे, कहीं ना आपके 60-70 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे।
तो हमेशा हायर का मेंटेन करो, बट जहाँ पे भी आपके स्टार्स भी आ जाए ना तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी फँस सकते हैं। बट यहाँ पे तो आपको आरटीपी में दिया तो आपको आईसीएआई पहले ही बोल दिया कि भाई इस क्वेश्चन को कर लेना, ये मेरे मॉड्यूल में गिवन नहीं है, तो आपको अलग से इसे देखना होगा, ठीक है? तो डरो मत, जितनी चीज़ें आईसीएआई ने प्रोवाइड करी है ना अपने मॉड्यूल में, अपने आरटीपीज़ में, एमटीपीज़ में, वो मोर देन सफिशिएंट है ऑडिट के लिए। तो उन पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करो, रिलाय करो और ईज़िली अपनी उनको प्रिपरेशन को ईज़िली आप करते चलो। तो अपन अपने पहले क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब बेसिकली इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा कि अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर अगर वर्क किसी एंगेजमेंट टीम के वर्क को रिव्यू कर रहा है तो उसमें उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपना एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, सीए जिन या सीए कुशल। सीए कुशल है बिकॉज सीए जिन मर चुके हैं, ठीक है। तो एक सीए कुशल को क्या क्या चीज़ों से चेक करनी होगी, क्या क्या चीज़ों से रिव्यू करनी पड़ेंगी, वो सारे पॉइंट्स के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो अपने जो आप ये कह सकते हो आंसर में या फिर जो अपने ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स है उनमें ये 7 पॉइंट्स अपने दे रखे हैं, वो 7 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हुआ है या नहीं हुआ है। सिग्निफिकेंट मैटर्स हैव बीन रेज़्ड, मतलब अगर ड्यूरिंग द ऑडिट हमें कुछ लग रहा है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स है तो उनके बारे में ऑलरेडी वो रेज़ हुए हैं मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ वो डिस्कस हुए हैं, नहीं हुए हैं। कंसल्टेशंस हैव टेकन प्लेस, अगर कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि एंगेजमेंट टीम के बीच में या एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं, कुछ मतलब होते हैं ना कि वो कुछ और बोला, वो कुछ और समझे, हम कुछ और समझे, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो तो वो भी क्या कंसल्टेशन मतलब डिस्कशन आपस में हुआ है, नहीं हुआ है, उस बारे में वो बात कर रहे हैं। नीड टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म, क्या जो भी हमारे बीच में कंसल्टेशन हुआ या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उससे उसको ध्यान में रखते हुए आगे चल के क्या हमें अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है क्या, वो चीज़ों से रिव्यू करनी पड़ेगी, क्या उसको भी डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। वर्क परफॉर्म सपोर्ट्स द कंक्लूजन, अब जब जो सीए कुशल है वो जब कंक्लूजन देख रहा है ऑडिट रिपोर्ट में क्या ओपिनियन दे रखी है, क्या कंक्लूजन है, किस बेसिस पे उन्होंने दिए, तो जो वो बैक वर्किंग चेक कर रहे हैं क्या वो बैक वर्किंग हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी उन्हें चेक करना पड़ेगा। पता चले बैक वर्किंग बोल रही है भाई मॉडिफाइड ओपिनियन है, यहाँ पे हमने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दी, भाई कैसे कैसे चलेगा, तो ये चीज़ें भी चेक करनी पड़ेंगी। एविडेंसेस आर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू सपोर्ट द रिपोर्ट, ऑब्वियसली हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे जो एविडेंसेस होने चाहिए वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए ताकि हम एक अच्छी ओपिनियन पे रीजनेबल अश्योरेंस पे पहुंच सके। तो यही बोल रहे हैं कि जो हमारे एविडेंसेस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट प्रोसीजर्स हैव बीन अचीव्ड, हमारे जो भी हमने हर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हर स्टैंडर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसमें उसे ये मीट आउट करना है, उसमें उसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसका ये पर्पस है। तो क्या वो जो पर्पस थे पर्टिकुलर हमारे प्रोसीजर्स के, क्या वो हमने अचीव करे हैं या नहीं करे, ये उसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें सीए कुशल को हमने रिव्यू ऑफ वर्क के दौरान में कंसिडर करने थे। अभी बात कर रहे हैं कि क्या सीए कुशल ने विदाउट रिव्यूइंग उसने ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दिया, क्या ये सही है? भाई सही नहीं है, बिकॉज आपने वो काम नहीं किया था, दूसरे इंसान ने वो काम किया था, भले वो आपका ही पार्टनर था, लेकिन आप अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एंगेजमेंट पार्टनर बन चुके हो तो आपको भी सब चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेगी। तो आपने रिव्यू नहीं करा है तो ये आपकी गलती है, यू आर आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने सही काम किया, नहीं आपको रिव्यू करना चाहिए था। तो इस आंसर को मैं आपको एक बार अपने इससे भी पढ़ा देती हूँ जो आरटीपी में दे रखा है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी बन सके। देखो, अब यहाँ पे पहले तो वही पॉइंट्स दे रखे हैं ऐसे 220 के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको भी 7 पॉइंट्स पढ़ाए, मैंने यहाँ पे मार्क भी करके दे रखे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ से पढ़ते हैं, फर्दर एज पर कोड ऑफ एथिक्स इट इज द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शुड बी complied with that when the auditor delegates work to assistants or uses work performed by other auditors। other auditor कौन हुआ, CAGIN and experts, he will continue to be responsible for forming and expressing his opinion on the financial statements। However, he will be entitled to rely on work performed by others। मतलब वो रिलाय कर सकता है बट उसे रिव्यू तो करना पड़ेगा उस वर्क को, उसे ये चेक करना पड़ेगा कि सामने वाले ने प्रोफेशनली अपने काम को करा है नहीं करा है, एज पर स्टैंडर्ड उसने काम करा है या नहीं करा है। प्रोवाइडेड he exercise adequate skill and care and is not aware of any reason to believe that he should not have so relied। However, auditor should carefully direct, supervise and review the work delegated। He should obtain reasonable assurance that work performed by other auditors, expert and assistants is adequate for his purpose। मतलब उसे चेक करना ही पड़ेगा कि जो दूसरों ने काम किया है वो उसके लिए एडिक्वेट है या नहीं है by reviewing the audit work।
In the given case, all the auditing procedures before the moment of signing of final report have been performed by CA Jin. However, the report could not be signed by him due to his unfortunate death. Later on, CA Kushal signed the report relying on the work performed by CA Jin. Here, CA Kushal is allowed to sign the audit report, though will be responsible for expressing the opinion. He may rely on the work performed by CA Jin provided he further exercises adequate skill and due care and review the work performed by him. मतलब यहाँ पे यही कहोगे कि ठीक है उसने साइन करा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसे सब चीजें रिव्यू करके, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ चुकी है, कुछ भी गलती होगी तो उसके ही गले को पकड़ा जाएगा, तो उसे सब चीजें रिव्यू करके तभी साइन करना चाहिए। तो अपना यहाँ पे ये आंसर हो गया। आपको मेजरली इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और आपको मेजर मेजर पॉइंट्स मतलब पहले तो ये 7 पॉइंट्स लिख दो कि रिव्यू में आपको क्या क्या चेक करना है, उसके बाद आपको मेजरली ये लिखना है कि उसने रिव्यू विदाउट रिव्यूइंग करा है, तो ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सब चीज़ें रिव्यू करके करनी है। तो लास्ट में यही कि आपने साइन किया तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको ही देखा जाएगा, आपको ही पकड़ा जाएगा। तो आपको सब चीज़ें अपनी विद रिव्यू ही साइन करनी है, अदरवाइज यू विल नॉट साइन एनी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. During the audit of the financial statements of Lux Limited for the year ended March 31, CS Suyash, the statutory auditor, requested the external confirmation for certain trade receivables and trade payables as part of audit procedures in accordance with SA 505। 505 किस बारे में बात करता है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। फर्स्ट दे रखा है अपने पास, CA Suyash sent a confirmation request to a debtor for balance of 15,50,000 which was outstanding for more than 6 months, insisting him to respond directly to the auditor confirming whether they agree or disagree with the balance stated। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑडिटर ने क्या बोला अपने डेटर को, मतलब कंपनी के डेटर को, कि भली से आप एग्री करो इस अमाउंट से या नहीं एग्री करो, दोनों ही केसेस में आप मुझे रिप्लाई दोगे। यानी यहाँ पे क्या बोले, वेदर यू अग्री और नॉट यू हैव टू रिप्लाई टू मी। तो ये कौन सा अपना कन्फर्मेशन हो गया कि पॉजिटिव कन्फर्मेशन। यहाँ पे भली से आपका अग्रीमेंट हो या नहीं हो, दोनों ही केसेस में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव कन्फर्मेशन। दूसरा दे रखा है, he also sent a confirmation request to a creditor with an outstanding balance of 13,25,000 requesting a response only if there was a disagreement। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर आप सिर्फ डिसअग्री करते हो इस बैलेंस से तो ही आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये अपना कौन सा कॉन्फर्मेशन हो गया? नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, जो सिर्फ जब आप डिसअग्री करते हो तभी आपको रिस्पॉन्स आता है, अदरवाइज आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप क्या मानते हो कि वो अग्री करा है आपके इस अमाउंट से। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, CA Suyash received responses from the aforementioned debtor and creditor in following manner। अब क्या दे रखा है, the debtor confirmed that as per their records they owed 14,90,000 to Lux Limited instead of 15,50,000 as per the company's books। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि देखो आपने बोला कि मुझे आपको 15,50,000 रुपए देने हैं, लेकिन मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ आपको 14,90,000 रुपए देने हैं। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ गई अपने 60,000 की, कि भाई 60,000 मैं तो बोल रहा हूँ मुझे आपसे लेना और आप बोल रहे हो कि आपके मुझे देने ही नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यानी आपको आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, आपको ये इन्वेस्टिगेट और आगे करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, कि आपके पास ऑलरेडी वो 60,000 पैसा आ चुका है, नहीं आया है, या फिर उसकी बुक्स में उसने कम माल रिसीव होने का दिखाया है, क्या चीज़ है वो आपको चेक करनी होगी। यानी आपको एज पर ऐसे 330 आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं 330, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, कि अब आपको रिस्क लग रहा है भाई 60,000 रुपए गए कहाँ पे, तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे, आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा प्रॉपर्ली कि ये 60,000 का जो डिफरेंस है वो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट, द क्रेडिटर डिड नॉट रिस्पॉन्स टू दी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो आपने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजा था उस पर उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अपन क्या समझेंगे, हाँ भाई वो अग्री कर रहा है इस अमाउंट से, तो ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, वो अग्री कर रहा है, ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊंगी, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो इस आंसर को अपन, अच्छा लास्ट की भी लाइन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ confirmation request sent by the auditor to the debtor and creditor, also discuss the course of action the auditor should take for the discrepancy in the confirmation received from the debtor and non receipt of confirmation from the creditor। अब वो यही पूछे कि आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया उसमें तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एंड सेकंड वाले में उसे कुछ नहीं करना बिकॉज सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब इस आंसर को अपन देख लेते हैं अपने आरटीपी से भी। देखो सबसे पहले दे रखा है अपने पास पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, a request that confirming party respond directly to auditor indicating whether confirming party agrees or disagrees। ठीक है,
अब आगे दे रखा है यहाँ पे वही कि यहाँ पे 15,50,000 था, उसने 14,90,000 बोला, तब 60,000 का अपना डिफरेंस आ रहा है। तो उस केस में ऑडिटर को क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना होगा? द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन व्हेन टेक्स इनटू अकाउंट विद अदर ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर मे हैव परफॉर्म may assist the auditor in concluding whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained। मतलब उसने अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अलावा भी अगर कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए होंगे तो उससे उसे क्या एविडेंस मिले हैं जिसपे वो कंक्लूड कर सके कि वही सही में डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है, या इसके कोई और रीजन है, उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिले हैं नहीं मिले हैं, उसके बारे में ही बात कर रहा है। और whether performing further audit procedures is necessary as required by ऐसे 330 ऐसे 330 जैसे मैंने आपको बताया ही था रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, उसमें हमें देखना है कि हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं नहीं लगाने हैं, कितने एक्सटेंड तक लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, इस सब के बारे में बात करी है। The company should be asked to investigate and reconcile the discrepancy indicated by the confirming party। बेसिकली आपको रिकनसाइल करना होगा कि 60,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तो ये बोला है कि जब आप सिर्फ डिसएग्री करते हो तब आपको रिक्वेस्ट भेजनी होती है, नॉन रिस्पॉन्स का मतलब सब कुछ ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपना एक और आंसर यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो उदितन कंपनी है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है फन जर्नी लिमिटेड की, अ कंपनी एंगेज्ड इन टूर्स एंड ट्रैवल्स। While planning, auditor discussed the requirement for a written representation letter from management for confirming that auditor is provided with all the relevant information and all the transactions have been recorded in the financial statements. As the audit was near to completion, the auditor disagreed with the management on one of the matters, including need for written representation contending that verbal confirmation given during the audit should be sufficient। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो, ऑडिटर बोल रहा है कि हमारे जितने भी वर्बल कंफर्मेशन हुए हैं आपके साथ, आप उन्हें रिटर्न में हमें प्रोवाइड कराइए, लेकिन मैनेजमेंट बोला जब हमने वर्बल में प्रोवाइड करा दिया तो आपको रिटर्न कंफर्मेशन क्यों चाहिए, हम आपको रिटर्न कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो दोनों के बीच में बहस हो रही है, ऑडिटर बोल रहा है कि मुझे रिटर्न चाहिए और मैनेजमेंट बोल रहा है कि वर्बल काफी है, हम आपको रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस केस में आपको पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो ऑडिटर का कंटेंशन है, यानी उसे रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, क्या वो सही है क्या? तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये बात करनी है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए होता है, किन चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो आपको याद हो तो हमारे इंटर में कैसे था, ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि एक मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ, सॉरी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा अपना होता है कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए, उसे सारे लोगों से का एक्सेस हो, और उसको ये भी बताना होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो सारे के सारे हमारे रिकॉर्ड हुए हैं। तो अगर मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे 200 में लिखी हुई है तो उनका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, वो बात लिखी हुई है ऐसे 580 में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, कि हमारे जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो रिटर्न में आपको ऑडिटर को प्रोवाइड करानी होती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर ऐसे 580। तो यही सारी वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऑडिटर को क्या क्या मैनेजमेंट से लेना होता है, यानी मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटर्न में प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या ऑडिटर का कंटेंशन सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिकॉज आप ये दो पॉइंट्स देखो तो यही बात कर रहे हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है, तो ऑडिटर का कंटेंशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे है रिटर्न, आपका रिटर्न में होना चाहिए। बस इसमें एक पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि अगर कुछ ऐसी डिटेल है जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी किसी पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड करा रखी है, तो न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करा दिया, वेबसाइट पे लिख दिया, या फिर उससे कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो उस प्रोस्पेक्टस में लिख दिया, यानी ऑलरेडी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो उस केस में आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी रिटर्न है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है हाउ शुड द ऑडिटर प्रोसीड इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। भाई अब अगर मना कर दिया मैनेजमेंट ने कि मैं तो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो इस केस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या आपके प्रोसीजर्स रहेंगे? तो सबसे पहला आपको मैटर डिस्कस करना पड़ेगा विद द मैनेजमेंट, भाई क्यों नहीं प्रोवाइड करा, तो तुम बता दो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों नहीं प्रोवाइड कराना चाहते हो। नेक्स्ट रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी, हमें वैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहा है वो।
ठीक है, हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी। नेक्स्ट, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, डिटरमाइन ऑडिटर्स पॉसिबल ओपिनियन। हमें फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, यानी ऑडिटर को अपनी ऑडिट ओपिनियन डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि उसे क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, डिस्क्लेमर ओपिनियन देनी है, या फिर कुछ और उसे मैटर इंक्लूड करना है। बिकॉज यहाँ पे उसे देखो, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला यानी उसे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। अब उसे यही देखना है कि हमें जो ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है उसका पॉसिबल इफेक्ट हमारा परवेजिव है या नहीं है। अगर परवेजिव है तो उस केस में हमने क्या आएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और अगर परवेजिव नहीं है तो उस केस में क्या आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो अपने इस पूरे क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। मैं आपको एक बार अपने मेन आंसर भी दिखा देती हूँ। हम्म, देखो सबसे पहला तो हमने जो ए पार्ट था उसमें यही लिखा हुआ था, इन व्यू ऑफ द अबव कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर इज करेक्ट, और मैंने आपको जो ऊपर 3 पॉइंट्स बताए हैं वही इसमें अंदर आंसर में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, आपका जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो लेटर में होना, रिटर्न में होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर। और अगर कोई आपका रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, उस केस में आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अगेन उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एंड देन अगर मैनेजमेंट ने आपको सब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कराया तो उस केस में आपके प्रोसीजर क्या रहेंगे, वही 3 प्रोसीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। देखो मैंने जो भी मेन मेन पॉइंट्स थे वो आपको ऑलरेडी मैंने जो मेन अपना क्वेश्चन था वहीं पे लिख के दे दिए हैं। अब आपको इन डिटेल अगर आपको पूरी लैंग्वेज पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको कीवर्ड्स का अगर फोकस करना है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको मेन क्वेश्चन के साथ ही लिख के सारे दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। कमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कारो 2020। तो पहला अपना है, रेलॉन लिमिटेड हैज अ टर्नओवर ऑफ 650 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट हैज आउटस्टैंडिंग ड्यूज ड्यूरिंग टुवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ 15 लाख सिंस July 23। When inquired by auditor, company's management informed him that they have filed an objection letter for the said demand. However, no response is received from the department. Is there any reporting responsibility of auditor under CARO 2020? हाँ, देखो अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लॉज पढ़ा है, क्लॉज 3(7), जो कि बात करता है पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। उसमें अपने दो सब क्लॉजेस आते हैं, ए एंड बी। आपको याद हो तो ए बात करता है अगर हमने कोई अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, हमारा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, वो अगर जमा कराए हैं ड्यूरिंग द ईयर में तो हमें वो ए में रिपोर्ट करने होते हैं। और अगर हमारे कोई डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज तो वो हमें रिपोर्ट करने होते हैं बी में। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें आउटस्टैंडिंग ड्यू है हमारा 15 करोड़ का, उस पर हमने ऑब्जेक्शन लेटर फाइल कर दिया, 15 लाख का, उस पर हमने ऑब्जेक्शन लेटर फाइल कर दिया, बट अभी वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हमें इसमें कुछ रिपोर्टिंग करनी होगी क्या? तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बी में जाएगा बिकॉज ये तो डिस्प्यूट है। नहीं भाई, ये डिस्प्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखो अभी उन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करा है सिर्फ, और इस पे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये प्रॉपरली भी डिस्प्यूट बनानी है कि भाई तुम्हें 15 लाख देने हैं, हम 15 लाख नहीं देंगे। आगे वो कहते हैं ना प्रोसीडिंग्स चल रही है, केसेस चल रहे हैं, हियरिंग्स हो रही है, भाई अभी वो चीज़ नहीं हुई है। अभी से उनकी तरफ से एक बार आया था और हमने अपना ऑब्जेक्शन लेटर फाइल कर दिया और उनकी तरफ से अभी कोई नेक्स्ट रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ये डिस्प्यूट नहीं बना है। तो ये अपने किस में आएगा? देखो रिपोर्टिंग होगी तो ये रिपोर्टिंग किस में होगी अपनी? अभी ए में होगी, बिकॉज ये अभी हमारा अनडिस्प्यूटेड ड्यू है। ठीक है, तो इसकी अपनी रिपोर्टिंग हो जाएगी क्लॉज 3(7) ए में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी बढ़ा देती हूँ आपको। हम्म, The auditor is required to report as per clause 7(a) of paragraph 3 of CARO 20 that whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues, including GST, Provident Fund, ESI, income tax, sales tax, duty of custom, जो भी इनके etc etc acts हैं, and if not, the extent of the areas of outstanding statutory dues as on the last due date। मतलब अगर जमा नहीं करा है तो हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो भी हमें ए में बताना होता है। For a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. Further, auditor is also required to report as per clause 7(b), where statutory dues referred to in subclause A have not been deposited on account of any dispute. Then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. Mere representation to the concerned department shall not be treated as dispute. मतलब अभी हमने सिर्फ objection letter फाइल किया, हम इसको dispute नहीं बोलेंगे। In the given case, Rellon Limited has an outstanding income tax liability of 15 lakh. Although management has filed an objection letter, no formal dispute has been raised. Therefore, auditor is required to report the same under clause 7(a). ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं।
During the audit, CA Kunal found that physical verification of inventories of the company has been conducted by management on regular intervals. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपके जो इन्वेंट्री है एज़ पर फिजिकल वेरिफिकेशन तो इतने अमाउंट की दे रखी है एंड एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी ये इतने अमाउंट की दे रखी है। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन में यही बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो डेविएशन है उसको आपको कैसे रिपोर्ट करना है कारो 20 में। तो अपना इसमें कौन-सा क्लॉज़ लगेगा? पैराग्राफ 3 क्लॉज़ 2 ठीक है? अब आप इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर में दिखा देती हूँ। हुँ, देखो यहाँ पे दे रखा है अपना क्लॉज़ 3 टू ए। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे नीचे तो अपने डिफरेंसेस निकाल रखे हैं अपन ने 1.72, 4.87, 11.6 एंड 18.18%। ठीक है, तो अब आपको याद हो तो जब हमारे जो डिस्क्रिपेंसी होती है वो 10% या उससे ज़्यादा की होती है हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम जाकर के उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इस केस में अगर आप 10% या उससे ज़्यादा देखो तो किस-किस में है? एक तो फिनिश गुड्स में एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स में है। तो यानी हमें किस में रिपोर्टिंग करनी है? किसके लिए रिपोर्टिंग करनी है? सिर्फ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड फिनिश गुड्स के लिए ही रिपोर्टिंग करनी है। Since the discrepancies in the value of finished goods and stores and spares exceed the 10% threshold specified under clause 3(2), the auditor should report these discrepancies accordingly. बाकी को हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज उसमें लॉ में नहीं लिखा हुआ, कानून में नहीं लिखा हुआ कि अगर 10% से कम है तो हमें रिपोर्ट करना है, लेकिन जो 10 या 10 से ज़्यादा है उन्हें हमें रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो भी मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था अपने केस सिनेरियो का, उसमें भी एक एमसीक्यू का आया था कि हमें उसमें कारों में किस किस की रिपोर्टिंग करनी होगी, उसमें भी अपना आंसर सेम था, फिनिश गुड्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो ये बिल्कुल वही सेम देखो एमसीक्यू में भी आ गया और यहाँ पे सब्जेक्टिव तरीके से मतलब थ्योरेटिकल में भी आ गया। तो एक क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव एंड इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू टू। तो आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Compilation engagement is an engagement in which a practitioner applies accounting and financial reporting expertise to assist management in the preparation and presentation of financial information of an entity in accordance with an applicable FRF and issues a report to। अब ये किस बारे में बात कर रहा है अपना SRS 4410। ठीक है, तो उसमें अपने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये बस ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, फिर नेक्स्ट के दो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल। फॉर व्हाट पर्पसेस मे द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड अंडर सच एन एंगेजमेंट बी रिक्वायर्ड। पर्पसेस पूछे भाई, पर्पसेस एकदम डायरेक्ट लिखे हुए हैं अपने मॉड्यूल में। सबसे पहला टू कंप्लाई विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन लॉज एंड रेगुलेशंस। अब अदर पर्पसेस की भी बात कर लेते हैं। एक तो इंटरनल यूज के लिए हो सकता है मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के लिए, एक कुछ हो सकता है पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी हो अपने एक्सटर्नल पार्टीज को अंडर एन एग्रीमेंट, कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ हो तो हमें एक्सटर्नल पार्टीज के साथ कोई पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई ट्रांजेक्शनल पर्पजेज हो यानी मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, उस केस में हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की कंपाइलेशन के लिए हेल्प चाहिए किसी उसकी प्रैक्टिशनर की, ऑडिटर की, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्पजेस लिखा हुआ था कि हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट किस किन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक तो हो गया अपने जो डेली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, एक इंटरनल यूज हो गया, एक अपना हो गया पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू थर्ड पार्टीज, और एक हो गया अपना ट्रांजेक्शन पर्पजेज यानी मर्जर और एक्विजिशन। ये बिल्कुल डायरेक्ट अपने मॉड्यूल में दे रखा है, कहीं हाथ मतलब आपको अलग करने की जरूरत भी नहीं है, सेम टू सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है। नेक्स्ट ब्रीफली डिस्कस दी एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट है कि आपको जो भी हमारी रिपोर्ट होती है प्रैक्टिशनर की उसमें जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, रिपोर्टिंग एलिमेंट्स है, उसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल देखो इसमें तो सिंपल सा है, सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि आपको टाइटल लिख देना है, फिर हमारा एड्रेस ही कौन है, हम किसको दे रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी है तो उसका नाम लिख दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो उनका नाम लिख दो, मेंबर्स है तो उनका नाम लिख दो। तो इस तरह से हमें एड्रेसी का नाम लिखना है। फिर हमें ये बताना है कि हमने जो भी काम किया वो एज पर दी स्टैंडर्ड्स के, अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन सा हो गया SRS 4410, तो हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, अगर हमने स्पेशल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लिख दो। फिर लास्ट में तो अपन को लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, प्रैक्टिशनर का साइन आता है और हमारी प्लेस आ जाती है कि हमने वहाँ पे इसको साइन किया है। तो इस तरह से अपने ये एलिमेंट्स आ गए। सबसे पहला तो अपना पर्पस आ गया। पर्पस में वही अपने 4 पॉइंट्स हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है।
एंड देन अपने एलिमेंट्स की बात आई, तो मैंने देखो यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए ना अकॉर्डिंगली मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बिकॉज आपको इजी रहेगा लर्न करने के लिए। देखो रिपोर्ट टाइटल एंड एड्रेस ही तो हर उस रिपोर्ट में आता है, उसके बाद तो आपको किस क्रोनोलॉजी में पॉइंट्स को याद करना चाहिए, बिकॉज देखो आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के लिए आपको 5 6 7 पॉइंट्स मैक्सिमम याद होने चाहिए, तो उसके लिए आपको इन पॉइंट्स को जिस मैंने क्रोनोलॉजी में आपको लिख के दिए हैं उस क्रोनोलॉजी में आप इजीली उन्हें लर्न कर सकते हो। लास्ट में डेट, प्रैक्टिस सिग्नेचर एंड प्लेस। तो इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। डायरेक्ट सिंपल पॉइंट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इन डिटेल आपको इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ा रही, मैंने बस आपको होता है ना रफ में एक बार बता दिया कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स अपने आते हैं। बाकी आप इसको एक बार रीड आउट करोगे और जो मैंने पॉइंट्स आपको मार्क करके दिए उतने पॉइंट्स अगर आप लर्न कर लोगे तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एंड आपको 5 में से 4 मार्क्स, इवन 5 में से 5 मार्क्स भी आपको इजीली मिल सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। यूवी, a finance manager at DCB Limited, received a text message on his mobile phone claiming to be from his bank. The message states that, "Dear customer, your account has been temporarily suspended due to suspicious activity. To reactivate, please verify your details by clicking on the following link. Failure to do so within 24 hours will result in account deactivation. Thank you for banking with us." UV is worried about his account security. Which type of phishing cyber attack UV fell victim to? Also explain other types of phishing attack. अब यहाँ पे क्या हुआ है, एसएमएस भेजा गया है, ठीक है, एसएमएस के थ्रू फिशिंग अटैक किया गया है। तो इस केस में अपना कौन सा फिशिंग अटैक आ जाएगा, एसएमएस का एस, एंड फिशिंग से अपना इशिंग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना स्मिशिंग। तो क्या हो गया, ये स्मिशिंग अटैक हो गया कि हमने एसएमएस के थ्रू ये बताना है कि क्वेश्चन, मतलब हमने ये प्रिटेंड किया है कि हम ओरिजिनल मतलब जेन्युइन बैंक के थ्रू हमारा मैसेज आया है ना, आपका अकाउंट जो है उसकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अपना कौन सा हो गया, अपन किसकी तरह प्रिटेंड करें, एक्चुअल बैंक की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं थ्रू एसएमएस। तो ये कौन सा अपना फिशिंग अटैक हो गया, स्मिशिंग। इसमें पूछा गया कि आपके और कौन कौन से टाइप के फिशिंग अटैक हो सकते हैं, तो वो होते हैं अपने एक तो स्पीयर फिशिंग जो कि अपन मेल्स के थ्रू करते हैं, वेलिंग जिसमें हम जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग यानी अंबानी टाइप हो गए, जो सी लेवल कैटेगरीज के होते हैं, सीएफ हो गया, सीई हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीएमडी हो गया, उनको हमने इस तरह के अगर कुछ मेल वॉइस मैसेजिंग या इस तरह से कुछ भेजे हैं जिसके थ्रू हम ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो जेन्युइन लोग हैं, तो उसे हम वेलिंग कहते हैं। वेलिंग जो भाई हमने बड़ी मछलियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भाई सीएफ वन बड़ी मछली होती है अपनी, उनके साथ इस तरह के अगर हम फिशिंग अटैक करेंगे तो हम उन्हें वेलिंग कहते हैं। एंड देन विशिंग आ गया, विशिंग यानी अपन वॉइस के थ्रू, यानी हमने कॉल करा, कॉल पे हम बोल रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गया, हम जेन्युइन बन करके उनसे बात कर रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो ये कौन सा अटैक हो गया अपना विशिंग। तो अपने 4 तरह के होते हैं, यहाँ पे अपने एग्जाम्पल दे रखा है स्मिशिंग का, एंड अदर 3 एग्जाम्पल कौन से होते हैं, एक तो स्पेयर फिशिंग होता है, वेलिंग होता है, विशिंग होता है, ठीक है। यही आंसर अपना इसमें भी दे रखा है, मैं आपको एक बार पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ। देखो यहाँ पे अपना ये है स्मिशिंग एंड अदर साइबर अटैक्स कौन सा आ गया, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग एंड विशिंग। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे रखा था, आपको बस आइडेंटिफाई करना था कि आपने स्मिशिंग सही आइडेंटिफाई करा है नहीं करा है, उसके बाद तो आपको डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने हैं कि अपने अदर 3 पॉइंट्स कौन से आते हैं अपने फिशिंग साइबर अटैक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। एडविक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 1 करोड़। इट हैज अ सब्सिडरी इन्वेस्टर्स Fund Management Limited. Major business of Edwick Investment Limited is to pool money from investors on a collective basis and invest this money in various funds. This company pooled 10 crore from a member of clients which represent the company's shareholders. While auditing books of accounts of Edwick Investment Limited, CA Chirag observed that whole amount of 12 crore pool has been invested in shares and debentures. मतलब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके जो एडविक इन्वेस्टमेंट है उसकी एक सब्सिडरी इन्वेस्टर्स फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। मेजर बिजनेस ऑफ एडविक क्या है, टू पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑन अ कलेक्टिव बेसिस। मतलब जो मेजर अपनी कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, उसका बिजनेस क्या है कि वो पैसा लेती है, उन्हें इन्वेस्ट करती है, वहां से इनकम कमाती है और अपने इन्वेस्टर्स में बांटती है, ठीक है। एंड प्रॉफिट अर्न ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ दीज शेयर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू various shareholders of the company. The performance of all of its investments is measured on fair value. Measure भी किस basis पे हो रहा है, अपने fair value basis पे हम इसके investment को measure करते हैं। Now CA Chirag raised an issue while auditing financial statements of Edwick Investment Limited whether CFS are required as per section 129(3)
of the Companies Act 2013, analyze the above issue and give your opinion। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या हमें सीएफएस बनाने की जरूरत है क्या? तो सबसे पहले तो आपको 129(3) के हिसाब से बोलना है कि अगर आपकी कोई भी सब्सिडरी है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में आपको सीएफएस बनाने होंगे। लेकिन फिर आपको एक्सेप्शंस लिखने हैं उस केस में कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है? जो फंड्स ऑब्टेन करती है, यानी फंड्स कलेक्ट करती है इन्वेस्टर्स से, उन्हें फिर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, और फिर इनकम कैसे अर्न करती है? या तो वो जो इन्वेस्ट किए उसने अमाउंट, उनकी एप्रिसिएशन हो गई, यानी उनकी प्राइस बढ़ गई तो उन्हें बेच के कमा लिए, या फिर उनसे जो इन्वेस्टमेंट इनकम यानी डिविडेंड आ रहा है, डिवेंचर इंटरेस्ट आ रहा है, वो कमा के। तो इनकी दो इनकम सोर्सेज होती है, या तो एप्रिसिएशन के थ्रू या फिर डिविडेंड यानी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसके थ्रू। तो उनके दो ही इनकम के सोर्स हो गए। और जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें किस बेसिस पे वैल्यू किया जाता है? फेयर वैल्यू बेसिस पे, यानी हर ईयर एंड पे या फिर जब भी वो बिक रहे हैं तब उनकी फेयर वैल्यू निकाली जाती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। तो अपने तीन क्या हो गए इन्वेस्टमेंट एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए? जो इन्वेस्टर्स से फंड लेती है, इनकम सोर्सेज उनके दो ही है, एप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट इनकम, और उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो फेयर वैल्यू बेसिस पे मेजर होते हैं। तो अगर इस तरह की ये तीन काम वो कर रही है तो वो कौन सी एंटिटी हो गई? इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गई। और एक्सेप्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो उस केस में आपको सीएफएस नहीं बनाना होगा। तब यहाँ पे यही दे रखा है कि एडविक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपनी सबसे हायर होल्डिंग कंपनी है, तो अगर वही इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसे नीचे अपने सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देती हूँ कि अगर मैं इंटरमीडिएट होल्डिंग होती, यानी एडविक के ऊपर भी एक और होल्डिंग होती जो कि एक नॉर्मल कंपनी है, तो फिर उसे सीएफएस बनाना होता, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, एडविक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। पहले यहीं पे सेक्शन 129(3) की रिक्वायरमेंट दे रखी है, अगर आप सब्सिडरी आपके एसोसिएट कंपनी जॉइंट वेंचर है तो उस केस में आपको सीएफएस बनाना होगा। उसके बाद एक्सेप्शन दे रखा है नीचे कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और आपकी ये तीन काम है, ऑब्टेन करना फंड, आपके इनकम सोर्सेज दो ही हैं, या और आपके मेजरमेंट फेयर वैल्यू बेसिस पे होता है, तो उस केस में आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में अपने जो एडविक लिमिटेड है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही पूरा अपना आंसर यहाँ पे दे रखा है, मेन पॉइंट्स मैंने आपको वही लिख करके दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। Newton and Company has been appointed as a statutory auditor of Joe Bank Limited, a private sector bank registered with RBI. Mr. Chahal, the engagement partner, while performing the audit as per the checklist, noted down the following points which would be part of the audit queries as tabulated below। अब उनकी कुछ queries है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, one of the NPS was sold for a higher value higher than the net book value. Profit was not recognized, but the excess provision in respect of the same has been reversed। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? आपने एनपीए बेचा है, हमने हमने एनपीएस को बेचा, वो भी प्रॉफिट पे बेचा है, और आपने उसे कहाँ लेके चले गए? एक्सेस प्रोविजन को आपने रिवर्स कर दिया। प्रॉफिट पे तो नहीं लेके गए, लेकिन आपने एक्सेस प्रोविजन को रिवर्स कर दिया। तो देखो, अगर आपने प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने एनपीए बेचा है और वो प्रॉफिट पे बेचा है तो आप उसे प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, यानी पीएनएल में नहीं लेके जा सकते। ऊपर से आप अपना प्रोविजन भी नहीं छेड़ सकते भाई, उसको आपको अलग ही रखना पड़ेगा। अलग रख के क्या करना है? फॉर सपोज आपने जो सब्सिक्वेंट हमने एनपीएस बेचे और वो लॉस पे बेचे हैं, तो वो जो लॉस हुआ और जो आपका ये ऑलरेडी क्लेम्ड प्रॉफिट है उससे आप उसे सेट ऑफ कर लोगे, यानी इसका इम्पैक्ट नहीं आपके पीएनएल पे आना चाहिए, ना ही आपके प्रोविजन के बेस पे रिवर्स होना चाहिए। तो एक तो हमने सही किया, हमने पीएनएल में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन एक गलती कर दिया, हमने इसको प्रोविजन से हमने रिवर्स कर दिया, हमने प्रोविजन को कम कर दिया। तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोविजन को वापस से इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नॉट टू रिकॉग्नाइज इन पीएनएल एंड नॉट टू रिवर्स प्रोविजन, तो अगर हमने रिवर्स कर दिया तो आपको उसको करेक्ट करना होगा। Interest in a state government guaranteed advance has been taken to income even though such advance has been remain overdue for more than 90 days। अब आपका एक जो स्टेट गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस है उस पे आपने इंटरेस्ट है, उसको हमने जो भी आपका ड्यू बेसिस होता है उस पर रिकॉग्नाइज कर लिया, जबकि वो ओवरड्यू चल रहा है फॉर मोर देन 90 डेज। तो ये बात अपन ने एकदम साफ साफ पढ़ी है कि अगर आपका एक स्टेट गवर्नमेंट ड्यू है, भली से आपका इसमें तो कोई सा भी ड्यू, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस हो, दोनों ही केस में अगर वो ओवरड्यू हो जाता है तो उस केस में आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम है उसको अगर आपने ड्यू बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लिया है तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। और तब आप उसे कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो दोबारा? जब वो आपको कैश में मिल चुकी है, यानी आप कैश बेसिस पे ही उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो।
देखो एनपीए ट्रीटमेंट में ये अलग दे रखा है कि अगर सीजी गारंटीड है तो उस केस में आप उसे एनपीए नहीं क्लासीफाई कर सकते और एसजी है तो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन में दोनों में ही सेम है कि अगर वो ओवरड्यू हो चुका है तो उस केस में आपको उसको, अगर आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो तो उसको रिवर्स करना होगा। जब वो कैश बेसिस में आपको रिकॉग्नाइज होगा, एक्चुअल में मिलेगा, तभी आप उसको अपनी बुक्स में दिखा सकते हो। तो आपको इस इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज रिवर्स करना होगा एंड रिकॉग्नाइज कब होगा? ओनली ऑन कैश बेसिस। Then there is an account for which ad hoc limit has not been reviewed for 180 days from the date of such ad hoc sanction and such account has been treated as performing asset in the books। देखो 180 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, आपने उसे जो एड हॉक लिमिट दी थी, तो उस केस में अगर आपके 180 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको उसको एनपीए ट्रीट करना होगा। आप उसको परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो आपको उसको एनपीए की तरह ट्रीट करना होगा, उसे कंसिडर करना होगा। Next, on verification of outstanding forward exchange contracts, the net position in respect of one of the foreign currencies was not squared and was uncovered by a substantial amount। ये बिल्कुल सेम साफ साफ दे रखा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो नेट पोजीशन होती है वो स्क्वायर्ड होनी चाहिए, मतलब कट ऑफ होके खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं ओपन पोजीशन पड़ी है परचेज सेल वाली, नहीं, स्क्वायर्ड होनी चाहिए। और दूसरा, आपका जो अमाउंट है वो कवर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अनकवर्ड अमाउंट, बिकॉज आपके जो मार्जिन होता है अनकवर्ड पड़ा है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपका वो भी अमाउंट कवर्ड होना चाहिए। तो अपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, स्क्वायर्ड भी होना चाहिए, कवर्ड भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर्ड भी नहीं है, कवर्ड भी नहीं है, तो आपको बस यही बोलना है कि वो स्क्वायर्ड होना चाहिए एंड कवर्ड होना चाहिए। इट शुड बी स्क्वायर्ड एंड कवर्ड। Next, in the case of one of the accounts, an additional temporary limit has been sanctioned for 25% of the existing limit for 120 days tenure। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप एडिशनल टेम्परेरी लिमिट दे रहे हो तो उस केस में आप सिर्फ 20% ही दे सकते हो। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट है उसका सिर्फ 20% दे सकते हो। तो अगर आपने 25 दिए तो गलत है, आपको 20% ही देना चाहिए। और 120 डेज का टेन्योर नहीं है, 90 डेज का टेन्योर है। 90 डेज से ज्यादा के लिए आप एडिशनल लिमिट नहीं दे सकते हो। ताकि ये दोनों ही गलत है, आपको इसको सही करना होगा, 20% एंड 90 डेज। तो अपने ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स हो जाते हैं। इसको मैं एक बार आपको बस फटाफट से आरटीपी से एक बार दिखा देती हूँ। देखो जो भी उनकी क्वेरीज थे उसके रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि आपको इसे रिवर्स करना है या फिर आपको उसको स्क्वायर करना है, कवर करना है, तो वो सारे पॉइंट्स अपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप एक बार इसे रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो भी मेन मेन कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही लिख करके दे दिए हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अ स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू वाज इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इन द स्टेट। द सीएजी in its audit report pointed out delay in completion of work due to failure to decide on the type of water treatment in the cooling plant. Besides other reasons leading to delay in layout and retesting of soil by the company were pointed out. What kind of audit is referred in the above case? तो आपको याद हो तो अगर हमने मेरी केस स्टडी वैल्यू क्वेश्चन वो देखी है वीडियो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है, वो एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से टाइप का ऑडिट है। तो वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया है कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट है, बिकॉज यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की एक्टिविटी है, बिकॉज वो एक क्या बोल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करवा रही है। तो ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी है और उसका हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऑडिट हो गया अपना? परफॉर्मेंस ऑडिट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑडिट। देन पूछे है कि हमारे मेथड्स क्या होने चाहिए विच कुड बी यूज इन कंडक्टिंग सच ऑडिट। ये एकदम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट इसको मॉड्यूल में डायरेक्ट इसके पॉइंट्स लिखे हुए कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टडी एनालिसिस, तो वो सारे पॉइंट्स दे रखे। आरटीपी में आप जाके देखोगे तो वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट है, तो मैं इसको आपको बार बार नहीं दिखा रही। ठीक है, डायरेक्ट इसलिए मैं नहीं दिखा रही, अगर कुछ अलग होता तो मैं आपको जरूर इससे एक बार रीड करा देती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपने। एमएफ लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 18। एमएफ लिमिटेड, a manufacturing company specializing in industrial and consumer products, has been experiencing significant inventory shortages despite maintaining detailed procurement and production records. The management suspects fraudulent activity as discrepancies have been noticed in stock reconciliation, production waste reports, and inventory adjustments. Some of the reasons for suspicion include manual adjustments, higher than usual production wastage, raw material recorded as issued, finished goods dispatched but not recorded, unexplained inventory shrinkage। अब यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जितना आपके रिकॉर्ड्स में, जितना आपकी फिजिकल इन्वेंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। आपकी जितना भी प्रोडक्शन वेस्टेज यूजुअली होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। तो अब आपको ऑडिटर को
अब आपका ये कौन सा है इन्वेस्टिगेशन का, बिकॉज आपको यहाँ पे ऑडिटर नहीं एज एन इन्वेस्टिगेटर बुलाया गया है कि यार आप चेक करो कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या रीजन है कि हमारे जो इन्वेंट्री उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे प्रोडक्शन वेस्टेजेस बढ़ रहा है, क्या इसमें कुछ इन्वेंट्री की चोरी तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बुलाया गया है। हमसे अब ये पूछा जा रहा है कि हमें क्या अपने वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स लगाने होंगे। What will be your areas of verification and the procedure to be followed for verification of the defalcation of the inventory। तो आपसे पूछा गया कि आपको क्या क्या इसमें प्रोसीजर्स अपनाने हैं। तो यहाँ पे तो मैंने आपको सारे प्रोसीजर्स लिख के दे रखे हैं। आंसर में एक चीज एक्स्ट्रा अपने पास दे रखी है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखो, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपके एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रोसीजर क्या होंगे, बट आंसर में कुछ चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, तो मैं एक बार आपको वो बता देती हूँ। देखो, इसमें ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी आंसर में लिखे हुए हैं। बच्चे को ये होगा कि हमें याद कैसे रहे कि हमें ये लिखना है नहीं लिखना है। तो बस आप एक बार पढ़ लो, याद रह जाए लिख दो, नहीं रह जाए तो मत लिखो। जो आपके मेन पॉइंट्स है उनको भी लिख के आओगे तो भी आपको फुल तो नहीं, बट 5 मार्क्स का है तो 3.5 मार्क्स 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सबसे पहले एम्प्लॉइज में सिंपली रिमूव गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस, मतलब अब इसमें वेज दे रखे हैं कि किस किस तरह से आपको डिफाल्केशन हो सकता है। थेफ्ट ऑफ गुड्स में भी कंसील बाय राइटिंग देम ऑफ एज डैमेज गुड्स, मतलब आपने गुड्स की चोरी कर ली और उनको जो आपकी बुक्स है उसमें राइट ऑफ कर दिया। तो अभी वेज दे रखे हैं कि किस किस तरीके से आप डिफाल्केशन ऑफ इन्वेंट्री कर सकते हो। तो अब देखो, मैं यही कहूंगी आपको ये पॉइंट्स याद रहे अपने आंसर में लिख दो। बाकी आपके आंसर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपके एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन क्या होने चाहिए, तो उसमें आपका मेजर फोकस होना चाहिए किस तरीके से डिफाल्केशन हो सकता है, वो आपको याद रह जाए टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। तो आप अपने आंसर में लिख देना, बाकी मेजर पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैं आपको मेजर पॉइंट्स आपके दिखा देती हूँ। देखो, सबसे पहला आपको रिव्यू करना चाहिए पूरा सिस्टम ऑफ रिसीट, डिस्पैच एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स। उसके बाद डिटरमाइन क्वांटिटी डिफॉल्टेड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी एंड रिकॉर्ड्स, मतलब आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी और आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनका आप कंपेयर करो, चेक करो, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी का आपको डिफॉल्केशन हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है, थेफ्ट हुआ है। तो ये आपको पता चलेगा। और सर्टेन ड्यूटीज ऑफ ईच पर्सन, मतलब जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड पर्सन है, जो भी फिजिकली स्टोरेज देख रहा है या फिर जो उसकी बुक्स को चेक कर रहे हैं, उनकी आपको ड्यूटीज सर्टेन करनी पड़ेगी कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी है या नहीं करी है। देन आइडेंटिफाई एक्सेसिव कंट्रोल्स इन हैंड्स ऑफ एनी सिंगल पर्सन, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है। क्या एक ही पर्सन रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर रहा है, एक ही पर्सन फिजिकल जो इन्वेंट्री उनको भी वही कंट्रोल कर रहा है। तो अगर रिकॉर्ड्स भी वही देख रहे हैं, क्वांटिटी भी वही देख रहा है, तो ऐसे केस में तो वो आराम से डिफाल्केशन करेगा। उसी ने चोरी किया, उसी ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में राइट ऑफ कर दिया, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो आपको यही देखना है कि एक्सेसिव कंट्रोल एक ही जने के पास तो नहीं है। देन check inventory records with goods outward and inward register to find inventory not received but paid for it, मतलब आपको यही चेक करना है कि आपके जो आउटवर्ड एंड इनवर्ड रजिस्टर है, तो क्या उसमें हमने इन्वेंट्री एक्चुअल में रिसीव करी है या नहीं करी है, या हमने कुछ बस ऐसे ही पेमेंट कर दिया, हमें रिसीव तो हुई नहीं बट हमसे पेमेंट करवा दिया उस इन्वेंट्री के लिए, तो हमें ये चेक करना होगा। यूज ऑफ इंजीनियर, अब यूज ऑफ इंजीनियर का कहाँ आएगा, जब ये मैंने आपको बोला कि हमारे प्रोडक्शन वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यार प्रोडक्शन वेस्टेज अचानक से कैसे बढ़ गया, और हम तो सीए, हमें कैसे समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन प्रोडक्शन वेस्टेज बढ़ा है या हमारे कुछ गलती चल रही है। तो इसके लिए हमें इंजीनियर को मतलब बेसिकली इंजीनियर क्या एक्सपर्ट की वो ले लिया हमने, हेल्प की, हमने एक्सपर्ट को लिया इंजीनियर के लिए, उससे पूछा कि क्या सही में इतना प्रोडक्शन वेस्टेज हो रहा है या फिर कुछ और गड़बड़ी चल रही है। तो इंजीनियर ने हमें बताया कि नहीं भाई, यहाँ पे प्रोडक्शन वेस्टेज नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है, मशीन तो एकदम बराबर से काम कर रही है। आगे यूज ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स, हमने पास्ट रिकॉर्ड से देख लिया कि भाई अगर हम 10 क्वांटिटी किसी इन्वेंट्री की डाल रहे हैं तो उससे हमारे 6 क्वांटिटी बन गया थी, यानी 4 का हमारा नॉर्मल लॉस होता है। अब भाई हम 10 डालते हैं, 5 ही निकल के आती है, यानी हमारा 5 का नॉर्मल लॉस होने लग गया। भैया एक ऐसे एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ गया, तो इससे हमें पता चल गया पास में 4 का होता था, 5 का होता है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये भी एक तरीका हो गया। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशीन, मतलब हमने ये भी चेक कर लिया कि हमारी जो मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी भी सही चल रही है, नहीं चल रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। 1 सेकंड गाइस। हाँ, तो अपना लास्ट पॉइंट मैं क्या बता रही थी आपको, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशीन, मतलब आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी भी चेक करनी होगी कि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आपके बेसिकली आपके वेरिफिकेशन में क्या हो गया कि आपने रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, फिजिकल क्वांटिटी चेक कर ली, इंजीनियर का यूज कर लिया आपने प्रोडक्शन वेस्टेज को चेक करने के लिए, पास्ट रिकॉर्ड्स को यूज कर लिया, एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन मशीन को भी आपने चेक कर लिया। तो इस तरह के हमने ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स दे रखे, एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन दे रखे कि आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स है, वही पॉइंट्स अपने मेन आंसर में भी दे रखे, मैं आपको भली दिखा देती हूँ एक बार।
हम्म, देखो इस तरह से ये पैराग्राफ फॉर्म में दे रखे थे। आप कभी भी आंसर ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आओगे तो एग्जामिनर देखने वाले नहीं है कि अब इतना ज़्यादा हमने पैराग्राफ्स में क्या लिख दिया, तो हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में भी, इन आंसर में भी मैंने जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क कर दिया विद दी नंबरिंग कि आपको क्या-क्या नंबर्स पे कौन से पॉइंट्स को लर्न करना चाहिए। तो आपको उससे ईज़ी हो जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है मैं इसे अपलोड कर दूँगी जी ड्राइव में, तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं आप उन्हें अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं या फिर इस पीडीएफ का भी प्रिंट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19। Sukaran Limited, a leading textile manufacturing company, has been facing criticism from its employees regarding various workplace concerns. Some employees have raised issues about delayed salary payments, while others have reported excessive working hours that affect their work-life balance. Additionally, a few workers have complained about inadequate safety measures in the factory, leading to frequent minor accidents. Which principle of BRSR deals with this? Mention the core elements of this principle. तो आपको देख रहा होगा कि सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड बात हो रही है, तो एम्प्लॉय के बारे में अपना कौन सा बात करता है स्टैंडर्ड। देखो अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने तरीका निकाला था इसे याद करने का। यहाँ पे एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, एम्प्लॉय की बात हो रही है और एम्प्लॉय किस वर्ड से शुरू होता है, ई से शुरू होता है। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी तो बनेगा थ्री, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर थ्री, प्रमोट वेल बींग ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखो ये मैंने छोटा सा मतलब थोड़ा सा बकवास टाइप का ही है, बट मेरा तरीका था नंबर को याद करने का कि ताकि मुझे नंबर हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इससे मुझे प्रिंसिपल थ्री तो हमेशा के लिए याद हो जाए कि हाँ ये एम्प्लॉय के वेल बींग के बारे में ही बात करेगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आपके एलिमेंट्स क्या हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपको फिर भी एलिमेंट्स याद नहीं है तो आप इसे क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो। जैसे पहला है डिलेड सैलरी पेमेंट्स, तो आपको यही लिखना है कि आपको जो एम्प्लॉइज ने टाइम पे पेमेंट करना है। दूसरा रिपोर्टेड एक्सेसिव वर्किंग आवर्स दैट अफेक्ट देयर वर्क लाइफ बैलेंस, आपको इस तरह से काम कराना है ताकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो सके। इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, आपको उनकी सेफ्टी का, उनके हाइजीन, उनके सैनिटेशन का ध्यान रखना है। लीडिंग टू फाइनल फ्रीक्वेंट माइनर एक्सीडेंट्स। हाँ, तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स को, अपने मेन एलिमेंट्स को अपने क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो। बाकी कुछ होता है आप उन्हें डायरेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में कुछ तो पॉइंट्स, पाँच छः पॉइंट्स वगैरह आप याद कर लोगे तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। बाकी कुछ याद नहीं है तो आप उसे क्वेश्चन से भी इजीली निकाल सकते हो। तो अपने यही मेन एलिमेंट्स अपने आंसर में दे रखे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, तो इसलिए मैं आपको उन एलिमेंट्स को भी रीड नहीं करा रही हूँ। बस मैंने आपको जो आइडेंटिफिकेशन था उसमें मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, अब अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया थ्योरी पार्ट का। सबसे पहला है केबीएन एसोसिएट्स आर अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द आयरन कंपनी लिमिटेड। द सीजी होल्ड 72% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन दिस कंपनी। द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द कंपनी गिव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू केबीएन एसोसिएट्स फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। देखो अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होल्डिंग है, 72% का, यानी ये कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी है। अपन ने अपने इंटर में कंपनी लॉ में पढ़ा है कि अगर एक कंपनी का जिसमें 51% से ज़्यादा का स्टेक किसी भी गवर्नमेंट का हो, सीजी एसडी या दोनों का, तो उस केस में वो कौन सी कंपनी कहलाती है, अपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो ये कौन सी कंपनी है, अपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसमें जो केबीएन एसोसिएट्स है उन्हें बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया है ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए। सीए यश द एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेटेड विद द प्रीवियस ऑडिटर बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ही हैड टू गिव एक्सेप्टेंस फॉर द ऑडिट असाइनमेंट बिफोर रिसीविंग अ रिप्लाई। मतलब उनके पास इतना कम टाइम है एक्सेप्टेंस का कि उन्होंने प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट तो किया है बट उससे रिप्लाई आए उससे पहले उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिट उनके हाथ से चली जाएगी। तो देखो इस केस में क्या बोला गया है कि सीए यश ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी कि हम अभी तो ठीक है चलो आपकी ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ऑडिटर का जो रिप्लाई आता है उसके बाद उसने कुछ ऐसा बताया कि जिस वजह से हमें लगता है कि हमें आपके ऑडिट को नहीं करना चाहिए, तो मैं आपके ऑडिट को बीच में ही छोड़ दूंगा, यानी उसकी एक्सेप्टेंस कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। अब हमसे यही पूछा गया है कि डिस्कस विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड द शेड्यूल्स देयर अंडर वेदर सीए यश हैज कंप्लाइड विद द सेम। देखो अब आपको याद हो तो अपना क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 बात करता है कि अगर आपने किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट करने से पहले जो भी उसका प्रीवियस ऑडिटर है उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इस एंगेजमेंट में तो आप मुझे बता दीजिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। तो इस केस में क्या हुआ कि सीए यश ने एक्सेप्ट कर ली, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर ली और उसे कम्युनिकेट भी किया, लेकिन उससे रिप्लाई नहीं आया। तो यार हमने रिप्लाई नहीं आया उससे पहले हमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया इस चीज़ को। तो अगर अपन नॉर्मली बात करें तो ये तो गलत हो गया, आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, बिकॉज उसमें टाइम कम होता है,
तो वहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमने कंडीशनल एक्सेप्टेंस यानी आपने अभी के लिए एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आप उसे छोड़ सकते हो अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है। तो इस केस में अगर हमने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है तो वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑडिटर, एक सीए इन प्रैक्टिस वो एक्सेप्टेंस दे सकता है बिकॉज़ टाइम कम होता है। तो इस केस में एंगेजमेंट ना चले जाए तो ये प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि आप कंडीशनली उस पर्टिकुलर प्रोविज़न उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया, ये विदिन द प्रोविजंस विदिन द कोड ऑफ एथिक्स ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका नो मिसकंडक्ट है। अब नेक्स्ट है, if CA Yash is guilty of misconduct in the above situation given in part A, then before which authority the matters of CA Yash would have been placed and what punishment would have been imposed on him by the said authority in accordance with Chartered Accountants Act। अब देखो, अगर CA Yash गिल्टी होता, मतलब ऊपर के केस को एक बार छोड़ दो, अगर CA Yash गिल्टी होता किसी भी वजह से, तो उस केस में उस पर क्या प्रोसीडिंग्स चलती, क्या उसमें पनिशमेंट आता। तो देखो यहाँ पे अपन का कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 1 का अपन ने वायलेशन किया है बिकॉज अपन का क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 है। तो अपन ने शेड्यूल 1 का अगर वायलेशन किया है तो उस केस में अपना केस किसके पास जाता है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में। अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगता है कि हाँ भाई ये इंसान गिल्टी है और इस पे पनिशमेंट आना चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकता है बोर्ड, रेप्रीमेंड कर सकता है, यानी उसे कहते हैं ना चेतावनी देके छोड़ देना कि भाई आगे से मत करना इस तरह से, या फिर उस पर पनिशमेंट लगा सकते हैं या फिर उसको जेल में भी डाल सकता है। तो इसको मैं अब एक बार आपको इधर से भी पढ़ा देती हूँ पूरे आंसर को। देखो अब आंसर में फर्स्ट पार्ट का तो ये लिखा हुआ है क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1। पहले तो ये लिखा हुआ है कि उसमें क्या लिखा, मतलब क्लॉज में क्या बोला हुआ है लिखा हुआ है, एंड देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो उस बारे में लिखा हुआ है, सच दैट देयर इज नो टाइम टू वेट फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द आउटगोइंग ऑडिटर, एंड देन लास्ट में इसमें यही लिखा हुआ है कि CAS इज नॉट लाइबल फॉर मिसकंडक्ट एंड हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस, बिकॉज आप कंडीशनली गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो पार्ट ए में तो अपना नो मिसकंडक्ट है। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि अगर CAS गिल्टी होता तो उस केस में आप पे क्या पनिशमेंट आ सकती है और किसके अंडर में आपका केस चलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के अगेन सामने आपका मैटर प्लेस किया जाएगा और पनिशमेंट क्या हो सकता है, रेप्रीमेंड द मैटर यानी वही चेतावनी देके छोड़ना, देन रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर अप टू अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स यानी उसके आपको रिमूव कर सकते हैं 3 महीने के लिए, और उसमें फाइन लगाया जा सकता है 1 लाख के लिए। हाँ इसमें जेल का नहीं है, सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया था, इसमें जेल का प्रावधान नहीं है, आपका सिर्फ उसे चेतावनी देके छोड़ा जा सकता है, उसका नाम रिमूव किया जा सकता है अप टू 3 मंथ्स के लिए, या फिर उस पर फाइन लगाया जा सकता है अप टू 1 लाख रुपए का। नीचे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आपको बना के भी दिया है कि अगर एक पर्टिकुलर CA एंड प्रैक्टिस गिल्टी है, यस, तो उस केस में अगर उसका फर्स्ट शेड्यूल का गिल्ट है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने उसका मैटर प्लेस होगा एंड दिस इज द पर्टिकुलर पनिशमेंट। और अगर सेकंड शेड्यूल का उसमें गिल्टी है तो उस केस में डिसिप्लिनरी कमेटी के अगेंस्ट में उसे प्लेस किया जाएगा एंड देन उसका पनिशमेंट होगा, एक तो होगा रेप्रीमेंड द मेंबर, रिमूव द नेम परमानेंटली, एंड तीसरा होगा फाइन होगा अप टू 5 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे अपना ये पूरा थ्योरी पार्ट अपन ने कवर कर लिया है, जो जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन में ही लिख के दे दिए हैं ताकि आपको मेन कीवर्ड्स के लिए बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़े। और बाकी आपको एक बार इन डिटेल लैंग्वेज को पढ़ना है तो आप इन डिटेल लैंग्वेज के लिए RTP को रेफर कर सकते हो, तो वो तो ऑब्वियस आपके पास है ही। तो थ्योरी पार्ट तो अपन यहीं पे एक बार से खत्म करते हैं। हाँ जी, और अपन अपने MCQs भी कर लेते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी ये केस स्टडी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसा अपना पैटर्न है कि अपन पहले MCQs पढ़ेंगे, जितने अपन से डायरेक्टली MCQ सॉल्व हो पाए तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे, एंड बचे हुए MCQs के लिए हम केस स्टडी को रेफर करेंगे। तो सबसे पहला अपना MCQ है, मिस्टर के द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ मेजर्स कैप एंड कंपनी फेल टू मेंटेन any documentation of the whole verification process and did not perform impairment testing on the PPA at the end of the financial year. Select the appropriate option as per SA 299। तो इस केस में मैं एक बार को रेलेवेंट पार्ट पढ़ा देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो इस पर्टिकुलर कंपनी में दो जॉइंट ऑडिटर्स है, मेजर्स कैप एंड कंपनी एंड मेजर्स BMS एंड कंपनी। तो कैप एंड कंपनी के पास क्या रिस्पॉन्सिबल एरियाज हैं, was assigned to verify the PPE register. Mr. K, engagement partner, carried out the verification process. However, he did not maintain any documentation of the same. Additionally, he did not perform impairment testing
with respect to the PPA at the end of the financial year। तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया यानी कैपन कंपनी के पास क्या रिस्पॉन्सिबल एरिया था, पीपीई का, और उस पर उसने ढंग से काम नहीं किया, नई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, दोनों की आएगी, सिर्फ एक की आएगी। देखो हमने ऐसे 299 में एकदम साफ साफ पढ़ा है कि जो जिसके रिस्पेक्टिव एरियाज होते हैं वही सिर्फ ऑडिटर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल एरिया कैपन कंपनी के लिए था, तो वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपको ऐसे 299 का पूरा रिवीजन करना है तो मैंने पूरा मॉड्यूल से रिवीजन करवा रखा है, मेरे चैनल पे आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 299 का। विद इन हाफ एन आवर आपको पूरा इन डिटेल मॉड्यूल से रिवीजन आराम से हो जाएगा। देखो अब इसका आंसर हो गया अपना, मिस्टर के इज सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस एंड द सेड वर्क वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज अडॉप्टेड अ न्यू ईआरपी सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली ऑडिट ट्रेल वाज मेंटेन्ड फ्रॉम December 3 23 only in the new ERP system, whether the action of auditors with respect to the reporting requirement of ऑडिट ट्रेल was justified। देखो इन्होंने नया ईआरपी लगाया और ऑडिट ट्रेल कब से मेंटेन हुआ है, December 3 23 से। देखो अपना ये साफ साफ ऑडिट ट्रेल में प्रोविजंस में लिखा हुआ था कि आपका ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी अप्लाई हो चुका है फ्रॉम दी 1 April 23, और इन्होंने कब से अप्लाई करा है, December 3 से। तो ये तो गलत है भाई, तुम्हें शुरुआत से लगाना था, तुमने मतलब 20 साल से लगाया और तुमने इसको कोई रिपोर्टिंग भी नहीं करोगे तो बिल्कुल गलत है। तो ऑडिटर की इसमें रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसे बताना होगा कि ऑडिट ट्रेल उन्होंने मेंटेन नहीं किया है फॉर दी होल ईयर। No, the action of the auditors was not justified as the audit trail was not operational throughout the year, and hence it is the duty of the auditors to report the same in the main audit report। ये हमें बताना होगा, तो उन्होंने नहीं बताया तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। Mr. B, engagement partner of Measures BMS and company, was responsible for verifying procure-to-pay process. He did not perform any procedure and relied upon the work of internal auditor without keeping any documentation. Which of the following is correct as per SA 610? इसको मैं एक बार आपको ऊपर पढ़ा देती हूँ। Mr. B, the engagement partner of Measures BMS and company, was responsible for verification of procure to pay. However, he was informed by management that Mr. E, internal auditor, has already verified P2P process and carried out relevant audit procedure, and thereby he relied on the work of Mr. E. He neither conducted any independent audit procedure to evaluate the work of the internal auditor, nor documented his conclusion regarding the evaluation of the adequacy of work of internal auditors। देखो आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके पहले ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस सब चेक करना पड़ेगा कि उसने ऑब्जेक्टिवली काम किया है नहीं किया है, उसका वर्क आपके लिए एडिक्वेट है या नहीं है, देन अकॉर्डिंगली आप उसके वर्क को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया तो ये जस्टिफाइड नहीं है, आपको वो सब काम करने चाहिए थे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मिस्टर बी कैन रिलाई, मतलब कर सकता है लेकिन उसे एक बार एडिक्वेसी चेक करनी होगी। However, he must first discuss with internal audit function and also evaluate adequacy of work of internal auditor and must document the same regarding the evaluation of work of internal auditor। मतलब आपको एक बार चेक करना होगा, देन जाकर के आप उसके वर्क पे रिलाई कर सकते हो। Next question. Considering the above case, whether reporting under CARO 2020 will be applicable to ABC Private Limited। अब इसके बारे में आपको मैं पढ़ा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो अपनी मेन कंपनी क्या है, WYZ लिमिटेड, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एंड इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है अपनी, हैज वन इंडियन होल्ली ओन सब्सिडरी। अब अपने कारों में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी की होल्ली ओन सब्सिडरी है, मतलब कैसी भी सब्सिडरी, होल्ली ओन हो, पार्शियली ओन्ड हो, तो उस पे भी हमारा कारो एप्लीकेबल हो जाता है। भले उस पे इंडिविजुअली ना हो, बट अगर वो एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है तो उस पे कारो एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो अपना आंसर यही दे रखा है, yes since the company is wholly owned subsidiary of listed company WYZ Limited। While preparing a CFS of WYZ Limited, division of responsibility between auditors of WYZ and auditor of ABC Private should be reported in। अब आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की अलग अलग बतानी है, नहीं एज पर 600 आपको बतानी है, तो ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर मैटर पैराग्राफ में बतानी होगी। अगर आपको डायरेक्टली आंसर याद नहीं है तो भी आप इसको हमने ऑड वन आउट से भी कर सकते हो। एम्फेसिस ऑफ मैटर में जाएगी, नहीं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। कैम में जाएगी, क्या हमने इसके बारे में टीसीडब्ल्यू जी के साथ कुछ कम्युनिकेट किया, नहीं भाई टीसीडब्ल्यू जी को तो ऑलरेडी पता है। गोइंग कंसर्न में जाएगी, भाई गोइंग कंसर्न तो बिल्कुल ही अलग चीज होगी, उसमें कैसे डाल सकते हैं इस पॉइंट को। तो अपना बचा पॉइंट क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। अब अपने इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं 3, उनको भी अपन देख लेते हैं।
अब ये क्या है, Subban Engineering, a borrower of branch, had fully utilized its sanction cash credit of 400 lakh with an outstanding balance of 413 lakhs. The bank classified the account as substandard asset. During an inspection, the DGM observed that borrower's premises were damaged with no machinery, stock or other assets present. The borrower was unreachable and an independent verification of assets confirmed that no mortgage security was available except for a piece of land with a realizable value of 33 lakhs. The bank accepted this report and made a provision considering the account as substandard asset. तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्पेक्शन करा और उनको पता चला कि कुछ भी रियलाइजेबल नहीं है, जो उनके वेरिफिकेशन के एसेट के तो उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, मॉर्गेज सिक्योरिटी की कोई वैल्यू नहीं है, पूरी मशीनरी डैमेज हो चुकी है। तो इस केस में इंस्पेक्शन के दौरान हमें क्या पता चला कि हमें कोई भी पैसा रिकवर होने वाला नहीं है, क्योंकि ना सिक्योरिटी है, ना ही असेट है, नहीं कुछ है, तो भाई पैसा देगा कहाँ से जो हमारा बोरोअर है। तो इस केस में ये कौन सा असेट हो गया अपना, लॉस असेट हो गया। सब स्टैंडर्ड असेट नहीं कह सकते भाई, ये तो लॉस असेट है। इंस्पेक्शन में पता चले कि हमें कुछ भी रिकवर होने वाला नहीं है, तो एक लॉस असेट के केस में हमें कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, 100% का प्रोविजन बनाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने किस अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाया है, सब स्टैंडर्ड असेट के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोविजन बनाया, जो कि गलत है। इन्हें लॉस असेट के अकॉर्डिंग 100% का प्रोविजन बनाना होगा। The account should have been classified as loss asset and full provision should have been made in the books of accounts. आगे, CA Praveen is appointed by KSN Limited for the year 23-24. While verifying payroll of company, it has come to his notice that provisions of law preventing employment of child labor are not being adhered to and company is employing child labor. मतलब यहाँ पे क्या हो, चाइल्ड लेबर एक्ट का वायलेशन किया गया है, इन्होंने चाइल्ड लेबर से काम करवाया है। तो अब आपको याद होता, अपन ने ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन में दो तरह के पढ़े थे, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज एंड रेगुलेशंस एंड एक नो डायरेक्ट इफेक्ट बट हैविंग मटेरियल इफेक्ट वाले लॉज एंड रेगुलेशंस। तो अपन का ये कौन से केस में फॉल करेगा, नो डायरेक्ट इफेक्ट, बिकॉज इसका चाइल्ड लेबर का अपने डायरेक्ट अमाउंट्स पे डिस्क्लोजर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर आपको ऐसे 250 का रिवीजन करना हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने पूछा जाता है कि अपन को मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना होगा। तो इस केस में ये अपना बिल्कुल सेम जो अपने केस स्टडीज थी उसमें भी क्वेश्चन था, वहां पे भी मैंने आपको यही समझाया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपको सारे सही लगेंगे, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा सही आंसर ढूंढना होगा। जैसे फर्स्ट देखेंगे इग्नोर द मैटर, पे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर हो रही है, आपको कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ तो रिपोर्टिंग करनी होगी। देन मस्ट रिपोर्ट द मैटर टू कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ ये सही लग रहा है कि अपन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। नेक्स्ट, CA Provine should obtain further information to evaluate the possible effect on financial statements. हाँ ये बिल्कुल सही दे रखा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका, बिकॉज अगर अपन ने वायलेशन किया तो पनिशमेंट आएगा, फाइन आएगा, पेनल्टी लगेगी, तो उस केस में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट आ सकता है कि हमारे को पेनल्टी देनी हो। Besides, you should evaluate implication of non-compliance for audit risk assessment. हाँ हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि हमने एक चीज का वायलेशन किया तो हमने किसी और भी लॉ का तो वायलेशन नहीं किया गया, तो हमें ऑडिट रिस्क असेसमेंट देखना होगा कि हमारा किसी और भी चीज का वायलेशन तो नहीं है क्या। तो देखो आप ये देखोगे तो सबसे ज्यादा हमें बेटर ये लग रहा है कि हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग द ऑडिट रिस्क असेसमेंट। हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, बट हमारे ऑडिट से रिलेटेड ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है कि हम पॉसिबल इफेक्ट देखें और ऑडिट रिस्क असेसमेंट के पॉसिबल रिस्क को देखें। तो इसका अपना सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डी भी नहीं हो सकता बिकॉज उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन बोला है, भाई हमारा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है इसका हमारे अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स पे, तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। Last अपना MCQ, Mohini Limited paid their arrears of undisputed statutory dues just a day before the date of audit report. After this, now the auditor believes that only disputed dues need to be reported under CARO, as undisputed dues are paid before the date of audit report. Which of the following is the most appropriate course of action? आपको याद हो सेम अपना वही क्लॉज 3 पैरा 7, उसमें हमने दो सब क्लॉजेस आते हैं ए एंड बी, उसमें बात करते हैं कि अपन ने जितने भी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज है उन दोनों के बारे में अपन को रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पे बोला कि हमने अनडिस्प्यूटेड पे कर दी तो उनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी, सिर्फ डिस्प्यूटेड की करनी है। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, भले हमारे अनडिस्प्यूटेड है भले डिस्प्यूटेड है, हमें उन दोनों की रिपोर्टिंग करनी होती है, क्लॉज सब क्लॉज ए में अनडिस्प्यूटेड की एंड सब क्लॉज बी में डिस्प्यूटेड की। ये भी सेम क्वेश्चन अपना केस स्टडी में जो मैंने आपको रिवीजन कराया है, जो पूरी केस स्टडी मैंने आपको 35 सॉल्व कर रही है, उसमें भी ये सिमिलर क्वेश्चन था, उसका भी आंसर यही था कि अपन को डिस्प्यूटेड भी देनी है अनडिस्प्यूटेड भी देनी है। तो इसका भी अपना करेक्ट आंसर हो गया। The auditor is required to report both disputed and undisputed statutory dues in accordance with clause 7A and B of para 3 of the CARO 2020. Correct option is option number B.
तो हियर वी हैव डन आवर होल आरटीपी, जिसमें हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए एंड केस स्टडी एमसीक्यूज भी कर लिए एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी कर लिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अब आप अपना जो इंडिविजुअल टाइम है उसे थोड़ा सेव कर लो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उनकी लैंग्वेज पढ़नी है तो आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। बाकी आपको कीवर्ड्स के लिए तो मैंने मार्किंग करके दिया, आप अपनी खुद के आरटीपी में मार्क कर सकते हो, या फिर आप इसका भी प्रिंट ले सकते हो। इसका प्रिंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी तो मैं आप लोगों के पास वापस आती रहूंगी। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकूं। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। हियर दिस इज सी नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।